नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBYIC पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। आज हम यूपी बोर्ड 2024 क्लास 10 के लिए 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय। तो हम सबको पता है कि इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग कांड के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में हुआ था और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे? आपके ऑप्शंस है वर्ष 1915, वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में या वर्ष 1918 में। तो हम सबको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटे थे। गांधी जी 1893 ईस्वी में भारतीय मूल के व्यक्ति दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे और महात्मा गांधी का जो भारत में आगमन था वो 9 जनवरी 1915 को था। 9 जनवरी 1915 में हुआ था। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि गांधी जी को वर्ष 1915 में एक उपाधि से नवाजा गया था, वो था कैसर-ए-हिंद की उपाधि। अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को वर्ष 1915 में दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश है? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो हम सबको पता है कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत की भावना जो लोगों में आई थी वो सबसे पहले फ्रांस में ही आई थी। अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करें तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को हुआ था, जो विश्व में हुई पहली क्रांति मानी जाती है। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो विश्व में हुई पहली क्रांति थी। इस क्रांति में नागरिकों के द्वारा फ्रांस में स्थित एक बास्तिल के दुर्ग पर हमला करके कुछ वहाँ पर क्रांतिकारियों को या कह लीजिए कि कैदियों को रिहा करवा दिया गया था। इसीलिए फ्रांस में हुई क्रांति को विश्व की पहली क्रांति या राष्ट्रवाद की भावना के रूप में जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू किया था? तो नेपोलियन के द्वारा नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया था और हम सबको पता है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बना और बनते ही इसने सबसे पहले जो काम किया था वो नागरिक संहिता को फ्रांस में उसने लागू किया था। अगर हम और तथ्यों की बात करें तो नेपोलियन के द्वारा 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता लागू किया गया था और इस नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन ने वहाँ पर जन्म आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया और कानून के समक्ष समता का अधिकार लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यानी सभी को उसने बराबरी का अधिकार देना प्रारंभ किया और जितने भी जन्म से अधिकार थे उन सारे अधिकारों को उसने समाप्त कर दिया। अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो हम सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1916 में कहा गया था लखनऊ अधिवेशन के दौरान और हम सबको पता है कि लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुआ था और लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ अधिवेशन में ही अगर हम बात करें लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। अगर गरम दल और नरम दल की हम विखंडन की बात करें, यानी कि उस गरम दल और नरम दल अलग कब हुआ, तो हम सबको पता है कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान
जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे, वहीं पर नरम दल और गरम दल में मतलब अलग हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग हुआ था। और अगर हम 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश। तो हम सबको पता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगर हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम सबको पता है कि चावल खरीफ का फसल है या इसे उष्णकटिबंधीय फसल भी कहा जाता है। अगर चावल की खेती की बात करें, चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, औसत तापमान लगभग 25 सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगर हम भारत की कुल कृषि के योग्य क्षेत्र की बात करें, भारत में चावल की कृषि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार आदि प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। लेकिन सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। 7वां क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो हम सबको पता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर हम इसके और कुछ तथ्यों के बारे में जानें तो गेहूं हम सबको पता है कि रबी का फसल है। गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु तथा वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादक राज्यों में सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एवं महाराष्ट्र इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। पंजाब गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं रेगूर मृदा, दोमट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो हम सबको पता है कि काली मृदा को रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम काली मृदा की बात करें तो काली मृदा का जो रंग है वो टाइटन फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। अगर हम काली मिट्टी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो काली मृदा में कपास की खेती होती है और हम सबको पता है कि कपास का सबसे अधिक उत्पादक जो राज्य है वो गुजरात है। लेकिन काली मृदा का सबसे बड़ा जो काली मृदा सबसे अधिक जिस राज्य में पाई जाती है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन काली मृदा में कपास की खेती होती है और कपास की खेती में सबसे अधिक गुजरात पहले नंबर पर आता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का रंग टाइटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। 9वां क्वेश्चन है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, छत्तीसगढ़ रायपुर, उत्तर प्रदेश झांसी। तो हम सबको पता है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश का पन्ना है, पन्ना नामक स्थान है। अगर हम इसके और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम सबको पता है कि हीरा कार्बन का शुद्ध अनुरूप है। इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव से होता है। काले हीरे का उपयोग कांच काटने, चट्टान में छेद करने आदि में होता है। यानी कि जो काले हीरे का उपयोग है वो कांच काटने में और चट्टानों में छेद आदि करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो भारत में हीरे का उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश का पन्ना करता है। क्वेश्चन नंबर 10,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में या वर्ष 1975 में? तो हम सबको पता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जीवों के संरक्षण के लिए लाया गया था। यानी कि जब 1972 में यह अधिनियम लाया गया तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और इन्होंने अवैध जीवों की हत्या को रोकने के लिए वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिससे जीवों की अवैध हत्या को रोका जा सके। अगर हम इसके और तथ्यों की बात करें तो इस अधिनियम यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्र को उसकी जैव विविधता के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने को राज्यों को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है उसके जैव विविधता के अनुसार। अगर हम उन 2005 की रिपोर्ट की माने तो 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे। 2005 के अनुसार भारत में कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिसमें में से जो 85 राष्ट्रीय उद्यान थे वो राज्यों में थे और बाकी 9 राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेशों में थे। वर्तमान समय में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। वहीं सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। वहीं हम भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस हाई है। वहीं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य पंजाब है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। यानी कि भारत में पंजाब राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे के पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लाया गया? आपके ऑप्शन हैं वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2005 में या वर्ष 2000 में। तो हम सबको पता है कि इसका ऑप्शन सी 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया था और इस समय भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH44, NH1, NH8 या NH32। तो हम सबको पता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। अगर हम इसके और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम सबको पता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 का जो विस्तार है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। वहीं हम बात करें कि NH44 की कुल लंबाई कितनी है तो NH44 की कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। वहीं NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये NH44 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था और ये NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं हम भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो है NH47 ये जो एर्नाकुलम से लेकर कोच्चि तक है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये केरल में है, एर्नाकुलम से लेकर कोच्चि तक। NH47 ये। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता से रानीगंज 1874 में, ऑप्शन बी मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में, सी चेन्नई से अरकोनम 1856 ईस्वी में या डी मुंबई से अहमदाबाद 1854 ईस्वी में। तो हम सबको पता है कि जो मुंबई से
ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य। अगर हम इसके और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत में जो पहली ट्रेन थी वो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और भारत में जो पहली ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में चली पहली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था और उसी के द्वारा मुंबई से ठाणे के मध्य भारत की पहली ट्रेन को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी कि साक्षरता दर के मामले में केरल सबसे प्रथम स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं सबसे कम जनसंख्या दृष्टि वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। अगर लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है तो ऑप्शन सही है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। यानी कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है, उसकी जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव दादरा नगर हवेली। दमन दीव दादरा नगर हवेली को केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों की राजधानी को एक करके राजधानी को दमन बना दिया गया। यानी कि अगर बात की जाए कि दमन दीव दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है तो यह है दमन और इसको 26 जनवरी 2020 को सरकार के द्वारा एक कर दिया गया था। उसके बाद में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी ये सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह देश के पूर्वी तट में स्थित है? देश का मतलब भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम। तो हम सबको पता है कि पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। बाकी सारे बंदरगाह देश के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। भारत के अगर हम प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। उसके बाद में मुंबई बंदरगाह। मुंबई में 2 बंदरगाह हैं, एक है बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद में गोवा में एक बंदरगाह मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और वहीं कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। ये सारे के सारे बंदरगाह जो हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। यानी कि कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरमो गोवा बंदरगाह और मंगलुरु बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह ये सारे के सारे बंदरगाह जो हैं ये देश के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। वहीं हम भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों की बात करें तो उसमें है चेन्नई, एनोरा, तूतीकोरिन। ये तीनों के तीनों जो हैं बंदरगाह हैं ये तमिलनाडु में स्थित हैं। वहीं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये सारे के सारे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। चेन्नई बंदरगाह, एनोरा बंदरगाह,
तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ये सारे के सारे बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो हम सबको पता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसके हम और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम सबको पता है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करें भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, उसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो हम सबको पता है कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन राजस्थान करता है, लेकिन सबसे पहले तांबे का जो साक्ष्य था वो राजस्थान से ही प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन है आपके झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है और कोयले का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में झरिया जिला में होता है, सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन या रूस। तो हम सबको पता है कि विश्व में सबसे पहले नारीवाद आंदोलन जो शुरू हुआ था वो अमेरिका में शुरू हुआ था। नारीवाद आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? आपके ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, भारत या फिनलैंड। तो जो ये तीनों के तीनों देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है और महिलाओं की सबसे कम भागीदारी भारत में है। सबसे कम भागीदारी भारत में है।